हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों ये डेली साइंस एनालिसिस 90 डेज टारगेटेड रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी बैच है और इसमें अभी तक मैंने 7 मॉडल सेट स्पीडी का करा दिया था। उससे पहले जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन देने लायक वो भी दे रहा हूँ। ये आपका मॉडल सेट का प्रैक्टिस है। स्पीडी को कैसे पढ़ना है, यदि आप अपने हिसाब से पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन देखते हो 4 ऑप्शन मिलता है, लेकिन यदि उसी क्वेश्चन पे डिस्कशन हो जाए और सारे जो क्वेश्चन उससे बन सकते हैं उनको भी ला के वहाँ इंक्लूड कर दें तो आपके लिए वो क्या है, बेनिफिशियल है। और ये चीज़ आप तभी अच्छे समझ पाओगे जब आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर होगा। ओके, तो आप सबसे पहले स्पीडी की बुक अपने पास निकाल के रख लीजिए और उसका मॉडल टेस्ट नंबर 8, टेस्ट पेपर 8 इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये बुक होना आपके पास ज़रूरी है। इसमें 2 प्रकार के कंटेंट पे बात हुई है, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित जो शॉर्टकट नेम है, जो संक्षिप्त नेम है उनके बारे में, और दूसरा शरीर के कुछ प्रमुख तथ्य के बारे में, मतलब ह्यूमन बॉडी से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले 2-4 तथ्य यहाँ मैं बताऊँगा, उसके बाद आगे चल के जब कंप्यूटर साइंस आगे का वो पढ़ेगा तो वहाँ भी डिस्कशन होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहले कंप्यूटर के जो आप पार्ट देखते हो जिसमें मॉनिटर मुख्य होता है ना, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ये मेन सारी चीज़ें, ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट, 3 पार्टों में इसकी जो क्रियाविधि होती है वो डिवाइड रहती, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इनपुट क्या होता है, जब हम कोई सूचना, दिशा निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट है। उस दिशा निर्देश, उस सूचना के अनुसार वो कार्य करता है, वो प्रोसेसिंग है। और उस कार्य करने के बाद जो रिजल्ट देता है वो आउटपुट है। आउटपुट को हम मॉनिटर पे देख सकते हैं, साथ ही साथ उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो वो पूछा जाता है। ये इतनी सारी चीज़ें हमें नहीं जाननी है, हमें 2-3 चीज़ों पे जानना है, जैसे CPU का पूरा नाम क्या है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे CPU होता है, ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऐसे शब्दावली है। तो ऐसे बताने से काम होगा नहीं, उसको मैं बोर्ड पे बताऊंगा एक दिन। ठीक है, बोर्ड पे सारा चीज़ मैं करा दूंगा ये सारा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ह्यूमन बॉडी से संबंधित तथ्यों के बारे में। तो वो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है, हृदय, रक्त परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र भी इसे बोला जाता है, कि हृदय से किस प्रकार से ब्लड निकलता है धमनी के माध्यम से, फिर घूमते घूमते अशुद्ध रक्त जो है फिर हृदय में आता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। अभी ये हृदय कितनी बार धड़कता है तो आप जानते हो 72 बार। ये जो धड़कन है ये लब डुब इससे मिलकर बना हुआ है। यहाँ कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला काम क्या है, मैं आपको यहाँ पे ये नहीं कि मैं आपको नॉलेज घोल के पिला रहा हूँ, आपको मैं पढ़ने का तरीका कैसे क्या करना वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। तो आप इन सारे जो कंटेंट इसके आगे दिया है इसको आप पढ़ेंगे। मैं मॉडल सेट जो इसका टेस्ट पेपर 8 है उस पर चल रहा हूँ और वहाँ मैं डिस्कशन करूँगा कुछ क्वेश्चन का, वहाँ कुछ चीज़ें मैं फैक्ट आपको बताऊँगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका टेस्ट पेपर 8 का कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो हमारा जो शरीर है, जिस प्रकार पृथ्वी पर 71% भाग पानी ना, जो हमारी ये धरती है इसके 71% पार्ट पर पानी है, केवल 29% भाग पर ही धरातल है जहां हम रहने योग्य है, धरातल। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 65 से 80% पानी होता है। हमारे शरीर में भी 65 से 80% पानी होता है। ठीक, अब आप सोचेंगे ओके ठीक, 65 से 80%, तो खून कितना होता है, तो खून 7% होता है। कितना, 7% लगभग होता है, 7% के करीब हमारे शरीर में रक्त होता है। जितना वजन होता है हमारे शरीर का उसका 7%। 1 किलोग्राम वजन यदि आपका बढ़ रहा है
तो 80 ml खून की आवश्यकता होती है। यदि आप 70 किलो को हो तो उसी हिसाब से आप गुणा कर दो, 8 सते 56, मतलब 5600 ml मतलब 5.6 लीटर। इसका मतलब एक स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड। तो आपका ऑप्शन है 10%, 20%, 5%, 80%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, यहाँ ऑप्शन 80%, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 80%। ओके, दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य का तापक्रम, सामान्य तापक्रम क्या होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम, अब तापक्रम की बात आई तो आपने देखा होगा कोरोना काल में एक सेकेंड, आपने देखा होगा कि कोरोना काल में थर्मल स्क्रीनिंग की जाती थी ना, कि इसका टेम्परेचर क्या है, क्योंकि कोरोना का जो मरीज होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, सामान्य से अधिक रहता है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। ओके, तो ये आपका हो गया 37 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37। ये फ़ारेनहाइट में करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होता है। अच्छा, आप जो कहते हो 102 डिग्री, क्या हो रहा है, आप बोलते हो ना कि 102 डिग्री, 102 डिग्री नहीं, 102 फ़ारेनहाइट के करीब होता है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपका सामान्य टेम्परेचर होता है। केल्विन में देखें तो 310, क्योंकि जो मानक ताप होता है वो 273 केल्विन, कितना, 273 केल्विन को बोलते हैं। तो 273 केल्विन आपका हो गया, इसमें 37 डिग्री और जोड़ दो, ठीक, 37 और जोड़ दो तो 273, 7 80 और 30 हो गया ना 310, तो वही आपका 310 केल्विन हो जाएगा, ठीक। बस सब में आप जोड़ते जाओगे। यदि मान लो फ़ारेनहाइट का मानक हो तो 98.6 से 37 घटा दो, ठीक, जितना आएगा वही आपका फ़ारेनहाइट का भी, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो आ जाएगा। इसके अलावा सामान्य टेम्परेचर के बारे में आप जान गए, तीनों में यदि वैल्यू दी हो फ़ारेनहाइट, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, तो तीनों में आप वैल्यू इसकी निकाल लोगे। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या दिया है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम क्या होता है लगभग, तो ऑप्शन है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98 डिग्री सेल्सियस है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और है 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बताया करेक्ट आंसर क्या होगा, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये करेक्ट आंसर होगा। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन में कितना होता है, 310। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में आहार मुख्यतया पचता है, मतलब मुख्यतः अधिकांश कहाँ पे पचता है, तो ये हमारा शरीर का मानव आहार नाल, ये आहार नाल होता है, जो भोजन का पाचन होता है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। जो मुख में हमारे लार होता है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, ठीक है, लाइपेज भी पाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें वसा मतलब समझ रहे हो ना, फैट, दूध वगैरह जो है, इनके पाचन में तो एमाइलेज भी पाया जाता है। ओके, लेकिन लार में टाइलिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है और टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है, और वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। किसके, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ रहे हो ना आप, शुगर, या जो हम डायरेक्ट जूस पीते हैं तो जूस में कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, ग्लूकोज जिसको बोल सकते हो, ठीक। भोजन के उसमें कई चीज़ें, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, ठीक है, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जल हो गए, यही सारी चीज़ें तो हैं। तो उसी में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका पाचन मुख से शुरू हो जाता है। तो यदि आपसे पूछता है कि
भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, तो मुख से होता है। लार में कौन सी हार्मोन्स या एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो कौन से होते हैं लार में, टाइलिन नामक, टाइलिन। एमाइलेज भी पाया जाता है। ओके, ये क्या करता है, ये भोजन की लुगदी बनाता है। इसमें कुछ कीटाणु रोधी भी होते हैं तत्व, तो वो जो रोगाणु होते खाने में हल्के फुल्के उनको भी मारता है वो, साथ ही उसकी लुगदी बनाता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट का वो क्या करता है, पाचन शुरू कर देता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो मुख से ही शुरू हो जाता है। किस चीज़ का ये पाचन करता है, ये करता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। जब ये आप काकलक देखेंगे, वुल्वा जिसको बोलते हैं कौवा ना नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ये काकलक जो है इसके नीचे जैसे ही हम जाते हैं, ये देखिए थायराइड ग्रंथि यहाँ पे है, ये ग्रास नाल के माध्यम से, ये ग्रास नाल है, ग्रास नाल के माध्यम से होते हुए ये सबसे पहले अमाशय मिलता है जिसको स्टमक बोलते हैं। हम लोग पेट को बोलते हैं ना स्टमक, तो उसको अमाशय बोलते हैं। अमाशय अग्नाशय कंफ्यूज मत होइएगा, पहले अमाशय पड़ता है। उस अमाशय में पेप्सिन होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम्स होता है। साथ ही उसी अमाशय में रेनिन होता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। रेनिन नामक जो एंजाइम्स होता है, जो प्रोटीन्स होता है, ये क्या करता है, दूध को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उसमें रेनिन पाया जाता है, रेनिन दूध के पाचन के लिए। और जैसे जैसे बच्चे जब ये वयस्क होते हैं, वयस्कों में रेनिन नहीं पाया जाता, रेनिन की जगह पे फिर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। तो अमाशय में ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ये वयस्कों में पाया जाता है, ठीक। लेकिन अब अम्ल है तो आप जानते हो अम्ल क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को गला देता है ना। तो इस अमाशय गले ना, इसके लिए इसके ऊपर एक म्यूकस झिल्ली लगी होती है, म्यूकस झिल्ली जो इसके स्वपाचन को रोकती है। ये मैं अमाशय की बात कर रहा हूँ, स्वपाचन मतलब ये म्यूकस झिल्ली को भी नहीं खाता, गलाता नहीं, ठीक है। क्यों, सॉरी, अमाशय क्यों नहीं गला पाता, क्योंकि उसके चारों एक म्यूकस झिल्ली लगी होती है अमाशय में। तो क्या, मुख से आप कुछ खाए, ग्रास नाल से होते हुए सबसे पहले स्टमक में पहुंचता भोजन। उस स्टमक में पेप्सिन नामक, जो पेप्सिनोजन में प्रोटीन का वो करता है, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करके, ठीक। पेप्सिनोजन का ये क्या कर दिया इसने, पेप्सिनोजन में कन्वर्ट करके उसका पाचन करता है, पेप्सिन रहता है उसमें। छोटे बच्चों में रेनिन नामक एंजाइम्स होता है जो दूध को दही में बदलता है, दूध को क्या करता है, दही में बदलता है। और ये बड़े वयस्कों में ये रेनिन नहीं होता है। रेजिन और रेनिन में डिफरेंस समझिएगा, ये रेनिन है। तो इस रेनिन को वयस्कों में जैसे हम देखते हैं तो वहाँ ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसके स्वपाचन को रोकने के लिए इसमें म्यूकस झिल्ली होती है। फिर यहाँ अमाशय से होते हुए एक नली में जाता है, ये भोजन कहाँ जाता है, एक नली में जाता है। और नली से, जिसको बोलते हैं छोटी आंत, इसका मतलब अमाशय से पहले मुख, ग्रास नाल से अमाशय, अमाशय से फिर छोटी आंत। छोटी आंत में ऐसे यू आकार की ऐसी घूमी हुई आकृति, ऐसे यू आकार की ऐसे घूमी हुई आकृति होती है नली, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, क्षुद्रांत या डियोडेंड्रम बोलते हैं, डियोडेंड्रम। ये सारी चीज़ें कभी यहाँ भी बताएंगे और सुरेश्वर सर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप मत समझिएगा कि ऐसे बस बोल दे रहे हैं, आप वहाँ जाके लेक्चर देख लीजिएगा। तो डियोडेंड्रम होते हैं जिसको गृहिणी बोलते हैं, गृहिणी बोलते हैं, क्षुद्रांत नहीं, गृहिणी बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाचन जो है छोटी आंत में ही होता है, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन छोटी आंत में ही होता है। और कहाँ, गृहिणी में। इसी गृहिणी से ऐसे निकला हुआ एक पाइप होता है छोटा सा इस तरीके से, जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं, अमाशय अग्नाशय पैंक्रियाज। इसी जो ये गृहाणु होता है, इस गृहिणी जो होता है जिसको बोलते हैं डियोडेंड्रम, इस गृहिणी से ही निकला हुआ एक छोटा सा इस तरीके से अग्नाशय होता है जिसको पैंक्रियाज बोलते हैं। इसी अग्नाशय में
अग्नाशय रस निकलता है और इस अग्नाशय में ही सारी चीज़ों का पाचन होता है। ठीक है, अग्नाशय में, इस अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है। इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। ओके, अग्नाशय में पाचन नहीं, यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है। जो ये पैंक्रियाज होता है, इसमें पैंक्रियाज में भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि छोटी आंत में जाके खुलता है इसका सिरा। ठीक, छोटी आंत से ही जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे अग्नाशय रस बनता है और अग्नाशय रस में एमाइलेज होता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन। लाइपेज होता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा। ठीक है, वसा का पाचन लाइपेज करता है। प्रोटीन का भी पाचन यहाँ पे होता है। ठीक, पेप्सिन जो भी आप देखा था ना आपने, तो ये पूर्ण पाचक रस बनता है कहाँ पे? अग्नाशय रस में। साथ ही इसी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है जहाँ से इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। तो जो इंसुलिन है वो भी पैंक्रियाज में ही होता है, अग्नाशय में ही होता है। और इसी अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं होती हैं, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाएं, जहाँ से इंसुलिन निकलता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट। शुगर हो जाने के बाद ना बैटिंग, मतलब ना इंसान स्वस्थ रहता ना बेस्ट रह पाता है। तो बैटिंग एवं बेस्ट आप ऐसे याद कर सकते हो कि डायबिटीज़ की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने, इंसुलिन की भी खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। किसकी कमी से शुगर या डायबिटीज़ या मधुमेह रोग होता है? तो वह है इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यही ना पैंक्रियाज जिसको बोलते हैं। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जानें। छोटी आंत 3 पार्टों से मिलकर बना। एक तो गृहिणी, सबसे पहले गृहिणी जो यू आकार की ऐसी, जिसको डियोडेंड्रम बोलते हैं। फिर जहाँ से दूसरा सिरा मेन शुरू होता है उसको बोलते हैं अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत। ठीक है, आगे से वहाँ शुरू होता है। लास्ट वाला क्या बोलते हो? उसको क्षुद्रांत बोलते हैं। ये हो गया अग्र क्षुद्रांत, वो हो गया क्षुद्रांत, क्षुद्र का अंत। ठीक है, कहते नहीं हो क्षुधा में ज़्यादा भूख लगी है क्या? ठीक है, क्षुद्रांत। तो सबसे ज़्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक, अब ये जो छोटी आंत के बाद बड़ी आंत शुरू होती है। छोटी आंत जहाँ क्षुद्रांत खत्म होता है और बड़ी आंत शुरू होती है, तो जहाँ बड़ी आंत और छोटी आंत में मिलते हैं, यहाँ कृमि रूप परिशेषिका मिलता है। कृमि रूप परिशेषिका का निर्माण होता है। अवशेषी अंग बोलते हैं जिसको, अवशेषी अंग का निर्माण होता है छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलन पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत में पाचन के बाद जो जल बचता है, जो खनिज लवण बचते हैं, उनका अवशोषण जाके बड़ी आंत में होता है। तो मेन जो भोजन का पाचन हुआ कहाँ? मुख में हुआ कार्बोहाइड्रेट का, आमाशय में हुआ प्रोटीन का और प्रोटीन का, ठीक, वसा का। उसके बाद जब आप छोटी आंत में पहुँचता है तो वहाँ पैंक्रियाज से अग्नाशय रस निकलता है, वो सभी का पाचन करता है, चाहे वो वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, तीनों का पाचन होता है छोटी आंत में। तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है छोटी आंत में। और कहाँ पे? गृहाणु में, गृहिणी बोल सकते हैं। गृहिणी में सबसे ज़्यादा पाचन होता है, डियोडेंड्रम में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। अब ये जो आपकी पैंक्रियाज रहती है, जो अग्नाशय है, इसी अग्नाशय से जुड़ा हुआ आपका लीवर होता है, जिसको यकृत बोलते हैं ना, लीवर। इस लीवर में पित्त रस होता है, इस लीवर में पित्ताशय होता है जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, और इसी गाल ब्लैडर में पित्त रस बनता है। ये क्षारीय होता है पित्त रस। ठीक है, ये आपको बाइल भी बोलते हैं, पित्त रस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पित्त क्या करता है? पित्त वसा का पायसीकरण करता है। आपने सुना होगा कि पित्त की थैली में जो है वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पत्थर, जिसको स्टोन हो जाता है पित्त की थैली में। तो वो लीवर से पित्त की थैली को जब निकाल दिया जाता है तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ऐसा काम करिएगा, तेलीय चीज़ मत खाइएगा, तेलीय तला भुना ये मत खाइए। क्यों? क्योंकि तेलीय और तले भुने चीज़ में क्या होता है? वसा होता है, और वसा का जो है पाचन कौन करता है? आपका लाइपेज करता है। वसा का पाचन लाइपेज। और जो गाल ब्लैडर होता है लीवर में,
जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, उसी से पित्त रस निकलता है, वो पित्त रस वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ये लीवर में होता है। अब ये बोला जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो अग्नाशय है, यहाँ से भी देखो इंसुलिन नामक हार्मोन से निकलता है ना, तो इसको भी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ग्लैंड जहाँ से हार्मोन्स या एंजाइम्स निकलते हैं उसको ग्लैंड बोला जाता है ना, जैसे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड ना, यहाँ से। इसके अलावा आपका जो है लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें ग्रंथियों में आते हैं। तो अग्नाशय रस को पूर्णपाचक रस बोलते हैं। पित्त रस कहाँ होता है? पित्ताशय की थैली में, और ये कहाँ होता है? ये लीवर में होता है। ओके, तो सबसे बड़ा यदि आंतरिक अंग बोला जाए तो वो लीवर ही है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और ये जो पित्त रस होता है, इसमें बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक दो वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो जो बिलिवर्डिन होता है वो आपको पीला रंग देता है। बिलिवर्डिन आप देखते हो कि भोजन के बाद जो मल पदार्थ निकलता है उसमें कलर होता है ना, पीले रंग का, पीला, तो वो बिलिवर्डिन वही पित्त रस के कारण ही ऐसा होता है, उसको कलर मिलता है। ओके, तो बिलिवर्डिन हरा रंग देता है, बिलिवर्डिन ये पीला रंग आपको देता है। उसके बाद जब हम बड़ी आंत में आते हैं, भोजन पाचन के बाद छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में ई कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, जो उसको क्या कर देता है, आपने देखा होगा ना, फिर उसको अवशेषीय मल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ई कोलाई नामक सहजीवी जीवाणु होता है। अब ये सारी चीज़ें आप जान गए। जो मुंह में भोजन पाचन होता है, बोलस बोलते हो ना, तो आप ऐसे मुंह में जो पाचन होता है भोजन का उसको बोलते हैं बोलस। फिर जो आपका अमाशय में पाचन होता है उसको बोलते हैं काइम, अमाशय काइम। और फिर जो छोटे ग्रहणी छोटी आंत का जो पहला पार्ट है ना, ग्रहणी, जिसको डियोडेंड्रम बोलते हैं, वहाँ जो पाचन होता है उसको बोलते हैं काइल। तो आपका ये क्या हो गया? बोलस, काइम, काइल, बोलस, काइम, काइल। ठीक है, 3 जगह मेन हो गया, मुख, अमाशय और छोटी आंत। छोटी आंत के कहाँ? गृहणी में, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, गृहणी में होता है, इसको गृहाणु भी बोला जाता है। तो गृहणी आप, डियोडेंड्रम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जान गए होंगे। बाकी सुरेश्वर सर ने इसके बारे में डीपली आपको बताया है। तो पहला आपका प्रश्न है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? ऑप्शन है ए उदर मतलब पेट, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, या फिर यकृत। तो आपको अब इसका आंसर पता होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में कहाँ? गृहणी में, डियोडेंड्रम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? लोहा, आयरन, हीमोग्लोबिन, जो ब्लड होता है, लाल रक्त कणिकाएं, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है। पहला है पनीर, दूसरा पालक, तीसरा मछली, चौथा दूध। तो आपको पता होगा हरी सब्जियों में आयरन होता है ना, तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? पालक। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? सबसे अधिक शरीर में। अब आप बताओ, शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? जल होता है, H2O होता है। तो शरीर में सबसे ज़्यादा आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? वो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, कौन सा है? ऑक्सीजन है। अब यदि इसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये ब्रह्मांड में पूछे, ब्रह्मांड पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। यदि बोले कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा है? ऑक्सीजन। लेकिन अभी वर्तमान में एक अमेरिकी साइंटिस्टों ने ब्रिजमेनाइट नामक एक पदार्थ की खोज की है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ब्रिजमेनाइट। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग आप क्या जानोगे? ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? जल में भी पाया जाता है, वायुमंडल में भी पाया जाता है ना, 21%। यदि बोले वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन, 78%, और 21% ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन वायुमंडल की बात करेगा तब नाइट्रोजन आएगा, पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व बोलेगा तब आपका ऑक्सीजन आएगा,
लेकिन जब बोलेगा कि पृथ्वी पर कि क्या नाम है, धातु तत्व कौन है पृथ्वी पर, तब एल्युमिनियम आएगा। धातु तत्व, धातु जान रहे हो ना आप, जैसे लोहा, आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, तो धातु तत्व बोलेगा तो एल्युमिनियम होगा, लेकिन तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन होगा पृथ्वी पर। ओके, इसके अलावा सबसे हल्का तत्व क्या है? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। और सबसे भारी तत्व क्या है? ऑस्मियम। कौन सा? ऑस्मियम। तत्व की बात हो रही है, धातु की नहीं। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन और सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वो भी हाइड्रोजन ही है। लेकिन सबसे हल्की धातु तत्व कौन सी है? तो लिथियम है। कौन सी? लिथियम है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, 65% के करीब। उसके बाद आपका कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन। इसमें जो आपका, फिर उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है। इसमें जो आपका दिया हुआ है, इसने कार्बन दिया, लेकिन करेक्ट आंसर आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? किस पोषक तत्व का? तो आपको मैंने बताया था, मुंह में सबसे अधिक पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट। और इसका पाचन करने के लिए टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है, जो लार ग्रंथियों से निकलता है। ओके, टाइलिन। और एक चीज़ और जानिएगा, जो भोजन यहाँ पाचन होता है उसको बोलस बोलते हैं। बोलस, काइम, काइल, जो फिर यहाँ से ग्रास नाल से होते हुए अमाशय में पहुंचता है। अमाशय से फिर छोटी आद, सबसे पहले छोटी आद में उसे गृहिणी मिलता है। डिओडेंड्रम, सबसे ज़्यादा पाचन गृहिणी में होता है। उसी गृहिणी से ही जुड़ा हुआ आपका अग्नाशय होता है, पैंक्रियाज होता है। उसी पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ फिर आपका लीवर होता है। तो लीवर में क्या बनता है? पित्त रस बनता है। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है। और ये मिल करके पाचन सबसे अधिक करते हैं छोटी आंत में। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आपका अमाशय में होता है, साथ ही साथ छोटी आंत में भी होता है। लेकिन वसा का पाचन कहाँ होता है? वो आपकी छोटी आंत में होता है, लाइपेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुख में, यकृत में, पेट में, आंत में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा क्या? मुख में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ में होती है ना, फीमर की हड्डी। तो अब इसके बारे में यदि, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी? स्टेपीज, कान में पाई जाती है। तो कान में 3 हड्डियां होती हैं, इस कान में भी 3, इस कान में भी 3, 3 3 कितनी हो गई? कान में मिला के 6 हड्डी हो गई। और उसी की एक छोटी हड्डी होती स्टेपीज। तो यदि पूरे हम कंकाल के बारे में बात करें, मनुष्य के अस्थि कंकाल के बारे में, चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो थोड़ी ही बताएंगे, ये 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे टेस्ट पेपर, लेकिन आप इसको सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो यदि हम कंकाल के बारे में बात करें तो शरीर में, तो आपको पता है 206 अस्थियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन शिशुओं में 300 के करीब, 300 प्लस हड्डियां होती हैं, 300। फिर जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है वो हड्डियां जुड़ते जुड़ते घटती जाती हैं, और लास्ट में कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां। इन 206 हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल जिसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सिस बोलते हैं ना, एक्सिस, अक्ष, तो उसी से अक्षीय कंकाल। और अपेंडिकुलर, प्रपेंडिकुलर आप जानते हो ना, उसी को बोलते हैं अपेंडिकुलर। ये अपेंडिकुलर। अब अक्षीय कंकाल किसको बोलते हैं? अक्ष क्या होता है? ये देखो, ये जो आपका है, ये थोबड़ा, ये फिर आपका ये चेस्ट पड़ता है ना, पसली, जिसको पसली बोलते हैं, ये पीछे रीढ़ की हड्डी, ये ओके। और आपके फिर यहाँ पे पसली पंजर पड़ता है, पसली पंजर यहाँ पे ना नीचे, ये अक्षीय कंकाल में आते हैं। ये पूरा मिला करके 80 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 80। ये 80 हड्डी हो गई। उसके बाद ये आपका हाथ हो गया, ये हाथ हो गया, फिर ये पैर हो गया, आपका दोनों पैर हो गया, और फिर नीचे से आपका जो कूल्हा और ये सब है, ये आपके अनुभागीय या उपांगीय कंकाल बोलते हैं, अपेंडिकुलर। तो आपका मोमेंट कौन करता है? मोमेंट कौन कराता है? यही सब हाथ पैर, यही तो मोमेंट कराता है। तो जो गति प्रदान करता है शरीर को और कुछ अंगों की रक्षा करता है,
ये जैसे अंश मेखला, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब अंश मेखला, श्रोणी मेखला इसको बोलते हैं, आधा पाद, ऊपरी पाद, पैर, ठीक है। ये सब हड्डियां अनुभागीय या उपांगीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। तो 80 हो गया आपका अक्षीय और अक्षीय, जिसको ये पूरा मिला के ये 80 हो गया 80, और ये हाथ पैर और ये यहाँ से मतलब पेट के नीचे से जो है ये इतना मिला करके आपका कितना हो गया 126। तो 80 और 126 को आप जोड़ोगे कितना हो गया 206 हड्डी हो गई। अब बात आती है कि इस वाले ये जो धड़ है, चेहरा है, इस चेहरे में कितनी हड्डी होती है। ये जो आपकी पूरी ये खोपड़ी होती है ना, ये खोपड़ी, तो इसमें कितनी हड्डी होती है, इसमें 22 हड्डी होती है। कितनी 22 हड्डी होती है। इस 22 हड्डी में आपका जो ये कपाल होता है, जो सिर कपाल, ये फेस वाला छोड़ के जो कपाल होता है, इसमें आपकी 8 हड्डी होती है। कितनी 8 हड्डी। तो कपाल में बोला जाता है, एक प्रश्न यहाँ पे होगा, आप देखिए ये कपाल में कितनी हड्डी होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 8। देखिए मानो खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है 8, लेकिन ये पूरे धड़ को बात किया जाए इसकी तो इसमें 22 हड्डियाँ होती हैं। और 6 तो कान में हो गई, 6 कितनी हो गई कान में, 3 इसमें 3 इसमें। ये जो सबसे मजबूत हड्डी है ये जबड़े की हड्डी है, और इनेमल पाया जाता है इसमें, जो सबसे कठोरतम पदार्थ है इनेमल। इन हड्डियों का निर्माण कैल्शियम और फास्फोरस से होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से होता है हड्डियों का निर्माण। तो सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े की हड्डी होती है, और इसमें दांतों के नीचे जो एक कठोरतम पदार्थ होता है शरीर का, जिसको इनेमल बोलते हैं, इनेमल, ओके, वो सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसके बाद हम रीढ़ में चलते हैं। रीढ़ में होती है 26 हड्डी, 22 इधर 26 रीढ़ में, और 12 इधर 12 इधर, मतलब 12 जोड़ी होते हैं। टोटल 12 कितने हो गए 24। तो 24 और 26 कितना हो गया 20 20 40 10 50, और 22 इधर 50 60 70 72, ये हो गया। और इसी में खोपड़ी और कान को मिला दो, कान की 6, ये कान की 6 और कर दो, 72 और 8 कितना हो गया 80, ठीक है। 72 और 6 कितना हो गया 78। 2 हड्डी इसमें और होती है तो 80 टोटल हो गया। उसके बाद यदि हम हाथ में बात करते हैं, अच्छा चेहरे पे बोले तो टोटल हो गया खोपड़ी में ये पूरा, इसमें 22 होता है, इसमें हो गया 8 खोपड़ी में, तो इसमें कितना होगा 14 होगा ना। तो चेहरे पे कितनी हड्डी होती है 14, कान में कितनी होती है 6, एक कान में कितनी होती है 3। तो इस तरीके से आपको देखो ये सब भी आपका क्लियर हो गया। अब उपांगी कंकाल में आते हैं। उपांगी जिसको अपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अपेंडिकुलर कंकाल में जो ये बाजू है, हाथ, यहाँ मिला के 64 होता है, 64, ठीक है 64 होता है। ऊपरी बाह में, जो ऊपरी आपका बाह 6, जो नीचे का हाथ होता है इसमें 4 हड्डी, और प्रत्येक में 27, हाथ में प्रत्येक में 27 होती है। ये सब देखो 27 हड्डी होती है, इसमें भी 27, इसमें भी 27। तो 27 कितना हो गया 54 हो गया। ऊपरी बाह में दोनों में मिलाकर 54 6 60 हो गया, और 4 निचले हाथ की हड्डी होती है, 54 यहाँ 2 2 करके, या आपको कितना हो जाएगा 64, ये 64 हो गया। पैरों में कितनी होती 60 होती है, 64 और 60 कितना हो गया 124 हो गया। 2 और होती है, जैसे यहाँ ऊपर 2 होती है ऐसे नीचे भी 2 और होती है, तो कुल मिला के 126 हड्डियाँ होती हैं। कार्पल्स क्या होता है, इसी हाथों में ही पाया जाता है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपसे पूछा जाता है, कार्पल्स क्या है मेटाकार्पल्स क्या है, तो हाथों में होती है, ठीक है। कार्पल्स मेटाकार्पल्स हाथों में ही वो हड्डी होती है। तो आई थिंक हड्डियों के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता हो गया होगा। इन हड्डियों को जोड़ने के लिए आपके पास अस्थियां होती हैं, जिसको अस्थियां नहीं, इन हड्डियों को जोड़ने के लिए ढेर सारी मांसपेशियां होती हैं। तो मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, 639 वो मांसपेशियां हैं। मांसपेशियों को ये जो आपको मसल से ये सब मिलता है, क्या मांसपेशियों से ही मिलता है। मांसपेशियां हटा दो, सब हड्डी केवल बचेगा। तो मांसपेशियां कितनी होती हैं 639। तो इतनी चीज़ें आप जान गए होगे, इसका आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें और आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसमें।
शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर होती है यहीं पे, और इसी फीमर में रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण भी होता है। ये ब्लड कहाँ जाके ख़त्म होता है? प्लीहा में। और छोटे बच्चों में पैरों में, अस्थियों में भी होता है, लीवर में भी होता है, साथ ही साथ प्लीहा में भी निर्माण होता है ब्लड का, तीनों में होता है। लेकिन जो वयस्क होते हैं उसमें फीमर में होता है। और नष्ट कहाँ होते हैं? ये प्लीहा में जाके ख़त्म होते हैं। इसलिए प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान भी, ब्लड का कब्रिस्तान भी, या ब्लड का रक्त बैंक भी बोला जाता। प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं अंग्रेजी में, स्प्लीन, हिंदी में प्लीहा। ओके, तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर की होती है और सबसे छोटी कान में स्टेपीज होती है। कशेरुक किसे बोलते हैं? जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकीय प्राणी, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको अकशेरुकीय बोलते हैं। जैसे केचुआ है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो अकशेरुकीय जंतु है। लेकिन मनुष्य, गाय, भैंस ये सब क्या है? कशेरुकीय हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है। कपाल हड्डी, कपाल में कितनी होती है? 8 हड्डियां होती है। फेस पे कितनी होती है? 14, 14, 8, 22 हो गया पूरा मिला के। धड़ में कितनी? 22 हो गई। कान में 3 इधर 3 इधर, 6, 22, 6, 28। तो इस पूरे उसमें कितनी हो गई? 28 हड्डी हो गई। ओके, 28 इधर, 12 इधर, 12 इधर, 24 पसलियों में हो गया, सीने पे, और 26 होती है रीढ़ की हड्डी। ओके, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मैंने बताया आपको लीवर। अब सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात आएगी तो सबसे बड़ा अंग आपका ये हो गया। सबसे बड़ा अंग शरीर का बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ा अंग ये हो गया। पूरा बात किया जाए तो त्वचा सबसे बड़ा अंग, त्वचा। ओके, इसके अलावा हम लोग मानव शरीर के जो मिश्रित ग्रंथि है वो भी क्या है? लीवर ही है। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क 1350 से 1400 ग्राम का होता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क के बारे में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। मस्तिष्क और रक्त के बारे में आज हमने आपको अस्थियों के बारे में एनालिसिस किया। इसके अलावा आहार नाल, जिसको जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन का पाचन यहीं से होता है, ऊर्जा यहीं से मिलती है। तो इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा, दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा मस्तिष्क के बारे में होगा, ब्लड के बारे में होगा, और एक कंटेंट और इसमें शायद मिल रहा है कि किस प्रकार का, अच्छा, ग्रंथि दिया हो ना, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में और इनके कार्यों के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चूँकि बड़ा चैप्टर है, और क्रोमोसोम के बारे में भी, जो मनुष्य का जैसे 26-46 होता है ना, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ऐसे कुछ मेढक, बिल्ली, कुत्ता, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो 3 कंटेंट हम अगले उसमें एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। यदि कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो वो भी दें। और तब तक आप अपना ख्याल रखें। अपना जो पढ़ाई है, जिस दिन क्लास नहीं हो पाती उस दिन आप मॉडल सेट जो दिया हो पीछे उसको 10 पढ़ना है, और जो इधर क्वेश्चन बैंक दिया उसमें 3-3 साल आप आगे बढ़ते रहें। ईमानदारी के साथ करें, सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, भला आपका होगा। तो ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते रहें, अनुशासन के साथ में 3 महीने एकदम जम के, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।